हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीपीओ 2022 का जो रीजनिंग के सेट्स हम डिस्कस कर रहे हैं और 9 नवंबर की शिफ्ट 3 डिस्कस कर रहे हैं। टोटल 9 शिफ्ट है जिसमें शिफ्ट 3 हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और रीजनिंग सेक्शन इसके अंदर हम कवर करेंगे। जो मैथ सेक्शन है उसका मैं आपको ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड करवा चुका हूँ। इससे पहले बाकी के जो अपने CGL CHSL या फिर सिलेक्शन पोस्ट जितने भी एग्जाम हुए हैं सबके मैथ सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। चैनल पे जाओगे तो वहाँ पे आपको हर एक एग्जाम की प्लेलिस्ट अलग से मिल जाएगी। अभी हमने रीजनिंग का भी कुछ दिन से करना स्टार्ट करवाया है, तो रीजनिंग का तो अभी ये पहला ही एग्जाम है जिसका हम सारे जो पेपर है उसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। देखो एसएससी है ना, बहुत सारे एग्जाम लेता रहता है, जैसे कि अभी जेई का एग्जाम हुआ है या फिर स्टेनो का एग्जाम हुआ है। लेकिन देखो सब में पूरा मैथ सेक्शन नहीं आता है। तो जैसे कि स्टेनो वगैरह हो गया, ठीक है, जैसे इसमें जो रीजनिंग वगैरह के जो अच्छे क्वेश्चन आते हैं ना, बाकी अगर और भी कोई एग्जाम है या फिर एसएससी के अलावा भी कोई और एग्जाम होता रहता है जिसमें आपको लगता है कि रीजनिंग का जो अच्छा क्वेश्चन है तो उसको आप भेज सकते हैं, ठीक है। अब कहाँ पे भेज सकते हैं, ये जितना भी मैंने यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे आप भेज सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट हो तो भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ये जो एक तो व्हाट्सअप नंबर गिवन है, इस पर कॉल नहीं करना है। अगर आप कुछ सवाल भेजना है तो यहाँ पे भेज सकते हो। शॉर्ट वीडियोज के थ्रू मैं उन चीज़ों को कवर कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं, ये नंबर है। या फिर आप मेल आईडी पे भेज सकते हैं या टेलीग्राम पे भी ट्रिक एजुकेशन मैथ्स अगर आप सर्च करोगे तो वहाँ पे भेज सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे जहाँ चाहो वहाँ पे भेज सकते हैं, ठीक है। सीधा हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। अपन ने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने इसके अंदर हम सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चंस तो हम सॉल्व नहीं करेंगे जैसा कि हम पहले वाली वीडियोज़ में भी कर रहे हैं, ठीक है। तो सीधा क्वेश्चंस पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसको हम, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सीरीज का क्वेश्चन है ये। देखो सीरीज वगैरह के क्वेश्चन है और जो पजल्स के क्वेश्चन है वो मैंने सारे लिए हैं, वो एक भी नहीं छोड़े हैं क्योंकि ये अपने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के अंदर आते हैं। और एक मिनट, पेन का साइज थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। ओके, पहला क्वेश्चन है अपना, ये सीरीज का है, इसको मैं वापस लिख रहा हूँ। 35 है, 51 है, 76 और 112 और फिर क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पे गैप कम नजर आ रहा है तो मे भी शायद गैप से ही बन जाएगा। इन दोनों में गैप कितने का है, 16 का गैप है। फिर अगर इन दोनों में गैप की बात करूँ तो 6 - 1 5, 7 - 5 2। इसको देखते ही डायरेक्ट समझ आ रहा है कि ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, तो ऐसा पॉसिबल है कि आगे 6 का स्क्वायर हो, 36 हो। आप वेरीफाई भी करके देख सकते हैं। 24 तो अपने यहाँ से बचेंगे और 12 यहाँ से, यानी पैटर्न समझ आ गया। आगे 7 का स्क्वायर होगा मतलब 49। 49 इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये 49 और 2 51 और 10 61, 161 आंसर आ जाएगा अपना, जो कि ऑप्शन नंबर अपना थर्ड है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, ये मिसिंग सीरीज से है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया था। सबसे पहले तो देखो टोटल ये कितने अल्फाबेट की सीरीज है, तो काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, टोटल 24 अल्फाबेट है इसमें। तो ऐसा हो सकता है कि हमारे 4 4 के पेयर बने, 6 6 के पेयर बने, 8 8 के पेयर बने, ठीक है। ये सब कुछ पॉसिबल है हमारा। हालांकि जाने को तो 12 12 पे भी जा सकता है, ठीक है। अब वो हमें सीरीज से ही आइडिया लग जाता है कि कितने कितने के पेयर बनाने हैं। सबसे पहले देखो क्या क्या अल्फाबेट है इसमें। मेरे को एक तो एक्स नजर आ रहा है, वाई नजर आ रहा है और जेड भी नजर आ रहा है, और क्या है, यू भी है, वी भी है। यानी कहने का मतलब है 4 से ज्यादा वेरिएबल्स मेरे को नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम 6 6 के पेयर बना के ट्राई करेंगे, ठीक है। नहीं बनेगा तो फिर कुछ और सोचेंगे, जैसे कि 6 6 का बनाऊँ मैं तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और 7 8, 8 का नहीं 6 का ही बना के देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 का यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, यहाँ से ब्रेक। 1 2 3 4 5 6, यहाँ से ब्रेक, ठीक है। देखो यार एक चीज तो समझ आ रही है, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे वाई है, मतलब ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग में वाई आए अपना और यहाँ पे भी वाई आए। वाई के बाद है जेड डब्ल्यू, वाई जेड डब्ल्यू, तो वाई जेड डब्ल्यू, वाई जेड डब्ल्यू। अब देखो वाई जेड डब्ल्यू के बाद एक्स है तो यहाँ पे एक्स, और फिर क्या है वी, और लास्ट में है यू। तो पूरी सीरीज को कंप्लीट कर लेते हैं। वाई जेड डब्ल्यू एक्स वी यू, वाई जेड डब्ल्यू एक्स वी यू, वाई जेड डब्ल्यू एक्स वी यू, वाई जेड डब्ल्यू एक्स वी यू। तो अपना आंसर अब आ चुका है। क्या आंसर आया है अपना, उसको देख लेते हैं। देखो सबसे पहले तो अपना यहाँ पे आया है, जो ब्लैंक आया है वो वाई आया है, यानी वाई से आंसर स्टार्ट होगा। ये ऑप्शन नहीं हो सकता और ना ही ये ऑप्शन हो सकता। वाई के बाद क्या है, फिर एक्स है, वाई एक्स, वाई एक्स। फिर क्या है, जो थर्ड है वो यू है, वाई एक्स के बाद यू है, जबकि यहाँ पे जेड आ रहा है, यानी ये भी नहीं हो सकता। वाई एक्स के बाद यू यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो यही अपना सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर इसमें मैंने जो लिया है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है अपना। जो इजी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, उनको मैंने पहले ही कहा है, उनको मैं कवर नहीं करूंगा क्योंकि आप उनको बना लेना। पीडीएफ तो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ और आई होप कि आपने बना भी लिए होंगे ये क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 भी वैसे तो अपना आसान क्वेश्चनों में से ही है, और इस क्वेश्चन को लेने का सिर्फ एक मात्र रीजन ये है कि काफ़ी लोगों को इसमें प्रॉब्लम आती है।
तो जो पहले वाले वीडियोज़ हैं उनमें भी मैंने आपको अप्रोच बताई थी कि आपको जो सिंबल्स वगैरह हैं वो किस तरीके से यूज़ करना है। सबसे पहले आपको फोकस करना है डिवाइड पर। अगर मैं देखूँ तो डिवाइड मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। मतलब सबसे पहले अगर मैं डिवाइड लगाता हूँ तो क्या 130 में 4 से पूरा पूरा भाग जाता है? नहीं जाता है, जबकि आंसर तो अपना इंटीजर में आएगा। इसका मतलब है ना, ये ऑप्शन की तो पॉसिबिलिटी एकदम खत्म है, ये ऑप्शन होगा ही नहीं। इसके बाद देखते हैं डिवाइड यहाँ पे लास्ट में है। अगर मैं 28/2 करता हूँ तो 14, यानी ये पॉसिबल हो सकता है। तो एक तो इसको बना के देखेंगे। डिवाइड यहाँ पे भी लास्ट में, ये भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो पहले हमारी जो प्रायोरिटी रहेगी वो 1 बाई 1 की हमने, दूसरा ऑप्शन हो नहीं सकता, तो थर्ड और फोर्थ में रहेगी। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि फोर्थ ऑप्शन दिया है तो डायरेक्ट मैं फोर्थ को ट्राई करूंगा, पहले हमें थर्ड ट्राई करना है, ठीक है। लेकिन पूरी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हमें एक आइडिया लेना है कि आंसर होगा या नहीं। पहले है 130, फिर है इंटू 4, फिर आएगा -21 और इक्वल टू 485 -28 और डिवाइड बाई 2। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 13 चौके 52, 52 हो रहा है, मतलब 520 हो रहा है, और इसमें से 21 माइनस हो रहा है, यानी कह सकता हूँ 499 आएगा। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, 485 में से भी माइनस हो रहा है, यानी आंसर 485 से भी छोटा आएगा। जबकि हमें क्या चाहिए था यहाँ पे, हाँ ये इक्वल होने चाहिए थे, जबकि इक्वल है नहीं, यानी ये वाला ऑप्शन भी अपना नहीं होगा, ठीक है। तो आप ऐसे, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्ट नंबर निकालना है, बस देखने कौन से दो इक्वेशन सेटिस्फाई हो पाएंगे। तो ये नहीं होगा। अब थर्ड को चेक करेंगे, 134 इंटू 4, फिर है माइनस का 21 और इक्वल टू है 485, देन इसके बाद प्लस है 28 और डिवाइड बाई 2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये तो वही आएगा 52 माइनस 21, मतलब 499 आएगा इधर तो। और देखो इधर 28/2 14, अगर इसमें मैं 14 और जोड़ूंगा तो 85 और 4 89 10 99, 499 LHS और RHS दोनों इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब ऑप्शन 4 है, यही अपना आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर है अपना 15। ओके, जो क्वेश्चन नंबर 15 है ये अपना कोडिंग रिकॉर्डिंग से है। क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि समवन इज रिटन एज दिस, ठीक है। यहाँ पे समवन का कोड अपन को गिवन है 1645, ठीक है। पूरा चलो मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, SOMEON, समवन। समवन का कोड किस तरीके से है, 16456555, ठीक है। और आगे ब्रिंजल का भी कोड है, जो पूछा है हमसे कोड, वो पूछा है नवंबर का, NOVEMBER, ठीक है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि अपना जो पैटर्न क्या है, उसके बाद निकालेंगे। तो यहाँ पे चाहो तो आप नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो, अगर मैं बात करूँ, नंबर लिख देता हूँ, काफ़ी लोगों को याद होंगे भी नहीं, और कभी कभी ऐसा होता है बिगर नंबर लिखे आपको समझ भी नहीं आएगा कि लॉजिक क्या लग रहा है, क्योंकि आजकल कोडिंग रिकॉर्डिंग में ऐसे क्वेश्चन आने लगे हैं। जरूरी नहीं है कि गैप पे बेस्ड आते हैं, कुछ और भी लॉजिक लग जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 5 से 1 ऐसे तो नहीं होगा क्रॉस वगैरह में, लेकिन एक चीज़ समझ आ रही है कि यहाँ पे 5 को 5 ही लिखा है और 1 4 को 5, और 1 4 को 5 कैसे लिखेंगे, जो ये 1 + 4 है इसको इस तरीके से लिखा होगा 1 + 4, दोनों जो अपना जो नंबर्स है उनके डिजिट्स का सम करके। तो 15 को कैसे लिखेंगे, 1 + 5 6, 5 का 5 ही आएगा, 13 का 1 + 3 4, 15 का 1 + 6 और 1 + 9 का 10, और 10 का भी वापस कर देंगे 1 + 0 1। तो ये अपना लॉजिक है, ठीक है। आई होप कि आपको जो लॉजिक है वो समझ आ गया होगा। डायरेक्ट यहाँ पे मैं कॉर्ड निकाल रहा हूँ, ठीक है। चलो लिख देता हूँ इनके क्या क्या कॉर्ड होते हैं। ये 14 पे आता है 15, ये अपना 22, ये 5, ये 13, ये 2, ये 5, ये 18। वैसे आपको सबके कॉर्ड याद होने चाहिए। 1 + 4 5, 5 + 1 6, 2 + 2 4, फिर 5, 1 + 3 4, 2 और 5 और ये 9। आंसर आएगा 5 6 4 5 4, इस तरह का 5 6 4 5 4 2 5 9। ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा अपना, ठीक है। ये भी काफ़ी अच्छा पैटर्न है जो आजकल एग्जाम में पूछा जा रहा है रिसेंट में। तो आपके CGL एग्जाम में भी किसी ना किसी शिफ्टों में ये सब पैटर्न रिपीट होंगे, डेफिनेटली रिपीट होंगे, ठीक है। देखो जो लेटेस्ट क्वेश्चन है वो आपको इसीलिए कराए जाते हैं क्योंकि SSC के जो लेटेस्ट क्वेश्चन होते हैं वो एग्जामों में रिपीट होते हैं, इसीलिए करवाए जाते हैं, वरना करवाने का क्या मतलब है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अपना क्वेश्चन नंबर 16 है, वापस अपना मिसिंग सीरीज का आ गया। टोटल नंबर ऑफ, आप इसमें काउंट कर लो अल्फाबेट कितने हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल 20 अपने अल्फाबेट हैं। तो या तो ऐसे होगा कि 4 4 के पेयर बने, या फिर 5 5 के बनने को तो 10 10 के भी बन सकते हैं 20 से, ठीक है। लेकिन उतने बड़े पे हम रेयर केस में जाते हैं, जनरली कम से ही अपने बन जाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। अब देखो जैसे यहाँ पे मैं देखता हूँ अल्फाबेट क्या क्या आ रहा है, T भी आ रहा है, R आ रहा है, Q आ रहा है और EWD, काफी सारे अल्फाबेट आ रहे हैं, 4 से तो ज्यादा आ रहे हैं। तो मैं 5 5 के पेयर बना के देखता हूँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। 4 के क्यों नहीं बनाए, क्योंकि 4 से ज्यादा तो वर्ड ही आ रहे थे, इसलिए 4 के नहीं बनाए, मैंने 5 के बना रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे T है, T के बाद R है, तो ऐसा हो सकता है यहाँ पे T हो, फिर R हो, T हो, यहाँ पे R हो, T हो, यहाँ पे R हो, R के बाद G आ रहा है, और यहाँ पे जबकि क्या आ रहा है अपना E आ रहा है। यानी एक चीज आपको समझ आ रही है यहाँ पे,
देखो टी आर तो अपना सेम है, टी आर सेम है, लेकिन यहाँ पे जी आ रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप जी फिल कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे ई आ रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ और भी पैटर्न चलेगा। आजकल ऐसे मिक्स पैटर्न भी आ रहे हैं, ठीक है। अब आपको वैसे तो समय को समझ आ गया कि इसमें लॉजिक है क्या। सबसे पहले टी आर था, टी आर था, देखो लास्ट में तो क्यू है, यहाँ पे भी क्यू है, तो यहाँ पे भी मैं क्यू रख देता हूँ। देन इसके बाद यहाँ पे डब्ल्यू है, मतलब यहाँ पे भी डब्ल्यू रहा होगा, और यहाँ पे भी अपना डब्ल्यू रहा होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ है, देखो यहाँ पे कोई अल्फाबेट होगा, यहाँ पे ई आया, तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे मैं एक अलग कलर से लिख देता हूँ इसको, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे अगर डी आएगा, तो डी के बाद यहाँ पे ई आ रहा है +1, ई के बाद यहाँ पे एफ आ रहा है, और एफ के बाद जी आ रहा है, यानी ये अपना पैटर्न है। इसमें एक तो अपने 5-5 के पेयर थे, देन उसके साथ क्या था अपने जो ये हर तीसरा अल्फाबेट है इसमें एक एक बढ़ भी रहा है। इस टाइप के पैटर्न भी आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आंसर क्या बनेगा, डी डब्ल्यू से चालू होगा, ठीक है। इसको तो मैं यहाँ से रेज कर देता हूँ। अब जो भी अपना पैटर्न है उसको उठा लो, डी डब्ल्यू से चालू होगा, डी डब्ल्यू से चालू होगा, डी डब्ल्यू से चालू होगा, ये तो नहीं हो सकता, खत्म हो रहा है डब्ल्यू पर। और या नॉर्मली देख लो, डी डब्ल्यू फिर है आर, डी डब्ल्यू के बाद आर होना चाहिए था, यहाँ पे एस है, ये नहीं हो सकता। डी डब्ल्यू के बाद आर होना चाहिए था, यहाँ पे एस है, ये नहीं हो सकता। डी डब्ल्यू के बाद आर यहीं पे है, यही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पैटर्न आपको ध्यान रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आजकल पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 19। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ओके, ये अपना बेसिकली क्वेश्चन पजल से है, और पजल के मैंने क्वेश्चन छोड़े नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि अब जो पजल्स है वो आपको चाहे भले ही एक अच्छे लेवल की नहीं आए, लेकिन आपको एसएससी के सारे एग्जाम्स में देखने को मिलेगी, सीजीएल मेंस में भी देखने को मिलेगी। तो उन चीज़ों के इंपॉर्टेंस देखते हुए ही मैंने जो पजल्स के क्वेश्चन उनको स्किप नहीं कर रहा हूँ, जिससे आपकी थोड़ी हैबिट भी हो। 7 लोग हैं जो PQRSTU भी बैठे हुए हैं, किसमें, एक स्ट्रेट रो में फेसिंग द नॉर्थ। देखो जब एक ही रो में बैठे तो किधर भी फेसिंग हो उससे हमें मतलब नहीं है। आगे बोला क्या है कि ओनली 2 पीपल सिट टू द राइट ऑफ यू, यू के राइट में केवल 2 लोग बैठते हैं। यू अपना यहाँ पे हो गया, और यू के राइट में सिर्फ 2 लोग बैठेंगे, तो ये पहला, ये दूसरा, टोटल 7 लोग हैं। यहाँ तक 3 हो गए, मतलब बाकी सारे यू के लेफ्ट में आएंगे। 3 तो ये हो गए, ये चौथा, यहाँ पे 5वां आएगा, यहाँ पे छठा आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, 7वां आएगा। आगे क्या बोल रहा है, ओनली 2 पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ आर, और आर के लेफ्ट में भी सिर्फ 2 लोग हैं। पिछले शिफ्ट में भी सेम इस टाइप का क्वेश्चन आया था, अगर आपने पिछले शिफ्ट का वीडियो देखा है तो। आर के लेफ्ट में 2 लोग हो गए, ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन यू एंड क्यू, यू और क्यू के बीच में 2 लोग हैं। अब देखो 2 लोग यहाँ तो मैं बिठा नहीं सकता क्योंकि इधर कोई पोजीशन ही नहीं है, तो ये 1 लोग और ये 2 लोग, फिर क्यू आएगा, मतलब क्यू को यहाँ होना पड़ेगा, ठीक है। कुछ पॉसिबिलिटी या कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ रही, जैसे जैसे स्टेटमेंट है वैसे वैसे अपना क्वेश्चन बन रहा है। यहाँ पे है ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन आर एंड वी, आर और वी के बीच में 3 लोग हैं। अब इधर तो आने से रहे तो इधर ही आएंगे, 1 2 3 लोग यहाँ पे भी। अब देखो कुछ यहाँ पे ऐसे लोग होंगे जो कमेंट करेंगे कि हिंदी में मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँ। देखो यार, क्या आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो और ये इतनी बेसिक सी इंग्लिश आप नहीं समझ पाओगे कि आर और वी के बीच में 3 लोग बैठे। अगर आप ये नहीं कर पाओगे तो फिर एसएससी का एग्जाम कैसे निकालोगे, इंग्लिश सेक्शन में कैसे नंबर लाओगे, ठीक है। तो कोशिश करो कि देखो काफ़ी लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं कि जो हिंदी मीडियम से होते हैं लेकिन पूरा अपना एक इंग्लिश में स्विच कर जाते हैं, जिनका थोड़ा इंग्लिश वीक भी होता है। ऐसे ही होता ही है कि उनको इंग्लिश की थोड़ी आदत भी पड़ जाती है, ठीक है। खैर जो भी है, आगे बोले टी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ यू, टी है वो यू का इमीडिएट नेबर नहीं है, मतलब टी ना तो यहाँ पे आएगा और ना ही यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो फिर कहाँ पे आएगा टी अपना, टी के लिए अपने पास यही पोजीशन खाली है कि टी अपना यहाँ पे आएगा। ये सवाल को देख के ऐसे लग रहा है कि एग्जैक्ट सेम सवाल पिछले शिफ्ट में पूछा हो, ठीक है, कुछ ऐसी अरेंजमेंट बनी थी वहाँ पे भी। आगे बोल रहा है एस सिट्स टू द राइट ऑफ यू, यू के राइट में एस है तो एस अपने यहाँ पे हो गया। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन क्यू एंड वी, क्यू तो देखो ये रहा अपना, वी अपना ये रहा, इनके बीच में देख लो यहाँ पे जो बचा हुआ है वो आ जाएगा, पर उससे मतलब ही नहीं है ना। मैं पूछ रहा है कि कितने लोग हैं इनके बीच में, तो एक तो यहाँ पे, एक यहाँ पे जो बचा हुआ है वो 2, एक ये 3 और एक ये 4, टोटल कितने हैं, 4 लोग इनके बीच में बैठेंगे। ऑप्शन नंबर जो 4 है इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है। ये वापस वही क्वेश्चन आ गया कि कौन से 2 इक्वेशन आप यूज करें कि जिससे इक्वेशन क्या हो जाएगा अपना सही हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपको पहले बना सकते हो, फिर आप सॉल्यूशन देख सकते हो। मैंने एक ही चीज़ बताई है कि सबसे पहले फोकस करो डिवाइड पे। 56 तो सॉरी 54 है वो 6 से डिवाइड होता है, तो पहले तो इसी को चेक करेंगे। 54/6 डायरेक्ट एक स्टेप कम करो, 9 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है प्लस, प्लस का 72, फिर वापस डिवाइड है 8 से, तो 72 डिवाइड 8 डायरेक्ट लिख दूँ क्या, 72 में जब आप 8 का भाग दोगे तो कितना बचेगा, 9 यहाँ पे आएगा। उसके बाद क्या है माइनस है 3 इक्वल टू 15, 9 + 9 18, 18 - 3 15, 15 बराबर 15 हो रहा है, यानी पहला ही ऑप्शन सही हो गया, बाकी ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वो क्वेश्चन है कैलेंडर से। कैलेंडर से आसान क्वेश्चन होते हैं अगर आपको ऑड डे का कॉन्सेप्ट पता है तो, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान होते हैं, पर मैंने देखे हैं कि काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आती है। देखो यार,
काफ़ी लोग सवाल पूछते रहते हैं, तो ये तो पता रहता है कि किस किस टॉपिक्स में किन किन टाइप के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है। तो वही मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं। यहाँ पे बोला है कि 30 अप्रैल 1983 को, बोला है कि 30 अप्रैल 1983 को अपना सैटरडे है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सैटरडे लिख दिया। हमसे पूछा है 13 अगस्त 1989 को क्या होगा। एक तो तरीका ये है कि आप 30 अप्रैल 2000 सॉरी 1989 है ना, तो यहाँ तक के डेट निकाल लो। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ज़्यादा आसान होएगा। हमसे जो फाइंड करना है वो तो 13 अगस्त 1989 का करना है, लेकिन मैंने यहाँ पे डेट और मंथ को सेम बना लिया, जिससे थोड़ा सा आसान पड़ेगा। आप ऐसे ब्रेक करके कर सकते हो, ठीक है। देखो कैसे करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे डेट तो सेम है, मंथ भी सेम है, तो यहाँ से तो ऑड डे आएंगे नहीं। ऑड डे आएंगे यहाँ से। जब 1983 से आप 1989 में जाते हो तो 6 साल बढ़ते हैं। अब ये आपको पता होना चाहिए कि एक नॉर्मल ईयर में अपना एक ऑड डे होता है, क्योंकि 365 को जब आप 7 से भाग करते हो तो 1 रिमाइंडर आता है। जो रिमाइंडर होता है वही ऑड डे का कॉन्सेप्ट होता है। अब मैं नॉर्मल 6 तो अपने यहाँ पे आ गए, लेकिन जब 1983 से 1989 में जाओगे तो लीप ईयर और आएंगे। कौन कौन से लीप ईयर आएंगे? एक तो 1984 वाला आएगा, फिर इसके बाद कौन सा आएगा 1988 वाला, यानी ये 2 लीप ईयर और आएंगे। तो इनके 2 जो डेज हैं एक्स्ट्रा वो और बढ़ जाएंगे, क्योंकि लीप ईयर में फरवरी 29 की होती है, तो 2 दिन और बढ़ गए साल में, तो ये बढ़ गए। अभी तक तो टोटल अपने 8 दिन बढ़ चुके हैं यहाँ पे। या 8 को भी आप ऐसे कर सकते हो कि 7 के मल्टीपल हटा दो, क्योंकि ऑड डे वाला कॉन्सेप्ट 7 की डिविजिबिलिटी से चलता है अपना। तो 8 है यहाँ पे। 8 का मतलब क्या होगा, एक तरीके से एक ही हो गया, क्योंकि 7 को आप हटा दो तो एक ऑड डे तो आया यहाँ से। लेकिन अभी हमें जाना कहाँ है, 30 अप्रैल से जाना है, जो एग्जैक्ट पूछा था 13 अगस्त 1989। अप्रैल में पता है आपको 30 दिन होते हैं, तो अप्रैल तो खत्म। अप्रैल के बाद क्या है अपना, मई है। मई के बाद क्या है, जून है। जून के बाद अपना जुलाई है, और जुलाई के बाद अपना अगस्त है। अब देखो मंथ में भी आपको पता होना चाहिए, जो 31 डेज होता है उसमें ऑड डे होते हैं 3, क्योंकि जब आप इसको 7 से डिवाइड करोगे तो 7 चौके 28, 3 रिमाइंडर आता है। और जो 30 दिन का महीना है उसको जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो 2 ऑड डे आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब देखो, अगर मैं बात करूं, जनवरी अपना 31 का होता है, फरवरी 28 का होता है नॉर्मल लीप ईयर में, 29 का होता है, फिर मार्च 31 का, अप्रैल फिर 30 का। तो जो अपना मई होता है वो 31 का होता है, मतलब 3 ऑड डे यहाँ पे आएंगे। मई के बाद जून, फिर 30 का। अब देखो जुलाई और अगस्त 2 ऐसे महीने होते हैं जो 31 के होते हैं कंटिन्यू, तो जुलाई में तो 3 ऑड डे हो जाएंगे। अगस्त पूरा नहीं है, अगस्त में जितने दिन है ना उतने लेने हैं हमें जाना है 13 अगस्त पे। तो यहाँ पे 13 ऑड डे होंगे। 13 में से भी 7 हटा दूं मैं तो कितने होंगे, 6 ऑड डे होंगे, क्योंकि 7 के मल्टीपल से तो मतलब ही नहीं है। तो ये टोटल ऑड डे आ गए हमारे। कितने हो गए, एक तो यहाँ से 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 से 14, 14 यहाँ से आए। 14 का मतलब है 0 ऑड डे है, क्योंकि 7 का मल्टीपल है। तो ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि +1 ऑड डे आया है। +1 ऑड डे का मतलब क्या है कि सैटरडे में आप एक दिन और जोड़ दो। तो जब सैटरडे में एक दिन और जोड़ोगे तो क्या आएगा अपना, संडे आएगा। तो संडे इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ आया होगा, और आपने जो आपके कॉन्सेप्ट हैं कैलेंडर के ये पढ़े हुए होंगे तो ही आपको समझ आया होगा। फिर भी मैंने कोशिश की कि पूरा समझाने की, ठीक है। बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, जो क्वेश्चन नंबर 23 है, और ये भी अपना मिसिंग सीरीज से ही है। सीरीज को मैं वापस लिख देता हूँ। यहाँ पे है 13, 14, 14 क्वेश्चन मार्क और 176, ठीक है। देखो सबसे पहले इसको लगा लो इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट क्यों लगाने को मैंने कहा, देखो जब भी ऐसी सीरीज आती है ना, यहाँ पे 14 14 2 बार रिपीट हो गए, तो काफी सारे तो लोग ऐसे मैंने देखे हैं जो ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे नहीं, छोड़ देंगे। उनको लगेगा कि यार पता नहीं कैसा लॉजिक है, ठीक है, तो वो ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं। तो वो तो आपको बिल्कुल बनना नहीं है। क्या लॉजिक होगा वो हम चेक करेंगे। 13 से यहाँ पे 14 हो रहा है, ठीक है। 14 से फिर 14 है, और आगे कोई नंबर है, फिर यहाँ पे नंबर है। यानी देखो एक चीज तो कंफर्म है कि जब 14 से 14 कब बनेगा, जब आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तभी 14 बन पाएगा, वरना तो 14 का कोई स्कोप ही नहीं है बनने का, ठीक है। तो अब यहाँ से 13 से 14 कैसे बनेगा, फिर यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि एक जोड़ भी सकते हैं आप, कि एक जोड़ दो तो 14 बन जाएगा, फिर 1 से गुणा कर दिया। तो आगे फिर ऐसा हो सकता है कि 14 से आप इसमें कुछ नंबर, देखो यहाँ पे ऐसा कॉन्सेप्ट चलेगा, प्लस का फिर मल्टीप्लाई का, फिर प्लस का फिर मल्टीप्लाई का, फिर प्लस का मल्टीप्लाई का, ठीक है। ऐसे मिक्स लॉजिक चलेंगे, पहले प्लस हुआ फिर गुणा हुआ। अब यहाँ पे देखो कुछ नंबर प्लस होगा जिससे यहाँ पे नंबर आएगा। सपोज मैं मान लेता हूँ कि मेरे को यहाँ पे जो प्लस करना है वो एक्स करना है, तो ये जो मेरे को मिसिंग नंबर निकालना है वो क्या होगा, 14 + x होगा कि नहीं। क्योंकि देखो यहाँ पे पता नहीं है, या तो एक आपके पास एक ऑप्शन है कि आप 1 बाई 1 ऑप्शन ट्राई करो। मैंने मान लिया कि यहाँ पे x पड़ेगा, तो ये नंबर जो है यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 14 + x हो जाएगा। अब जब अगर यहाँ पे ये होगा तो आगे मेरे को क्या करना होगा, यहाँ पे मैंने x जोड़ा था तो आगे फिर मेरे को जो नंबर आएगा उसको x से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ना, जैसे प्लस गुणा का सीक्वेंस चल रहा था। तो यानी इसको मैं x से मल्टीप्लाई भी करूंगा, तब जाके अपना 176 आएगा। अब आपके पास 2 ऑप्शन है,
दो ऑप्शन कहते हैं, या तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, जो मैं कभी प्रीफर नहीं करता हूँ, ना मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो उसके हम अल्टरनेटिव मेथड्स निकाल लेते हैं। यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन है वो क्या है, आप जाओ बाई ऑप्शन, ठीक है। बाई ऑप्शन जाएंगे, अगर मैंने पहला ऑप्शन लिया 148, इतना तो आपको समझ आ रहा है कि 14 से 148 तो नहीं आएगा, क्योंकि जो नंबर जोड़ूंगा फिर उसी से मल्टीप्लाई करूंगा तो 176 तो आने से रहा, तो पहला तो अपना दूर दूर तक आंसर हो ही नहीं सकता। अगर सेकंड ऑप्शन हुआ तो यहाँ पे ये 22 आ रहा है, यानी देखो ये फिल इन द ब्लैंक्स की वैल्यू। अब 14 से 22 कब होगा, जब मैं यहाँ पे 8 जोड़ूंगा, 8 जोड़ा तो मैंने 22 आया, अब जितना जोड़ा है उतना ही तो मल्टीप्लाई भी करूंगा ना, तो 22 को 8 से मल्टीप्लाई भी किया, तो जब 22 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16, सिला 1 8 दूनी 16 17, 176 आ रहा है। तो अपना ये वेरीफाई हो गया, 176 था, 176 आ गया, तो ऑप्शन नंबर जो 2 है इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। और काफी अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा। आप ऐसे सवाल आते हैं आजकल, तो ये आपको ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट। कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट लगता है जो आपको लगता है कि नया है या आपने पहले नहीं पढ़ा है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं वापस यहाँ पे चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है अपना 25। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अपना क्वेश्चन नंबर 25 है, और यहाँ पे पूछा है सिलेक्ट द फिगर दैट विल बी कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग फिगर्स, ठीक है। नेक्स्ट फिगर अपन को ढूंढनी है, सारे ऑप्शन एक साथ स्क्रीन में शो नहीं हो पा रहे हैं, एग्जाम में भी आपको नहीं शो होते हैं एक साथ, ठीक है। आपने एग्जाम दिए होंगे तो चीज़ आपको पता भी होगी। देखो यहाँ पे सारी चीजें नीचे आ रही हैं, तो ऑर्डर से तो हमें फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ पे देखो इस फिगर से जब आप पहली फिगर से दूसरी पे आ रहे हो तो क्या चेंज हो रहे हैं यहाँ पे, मैं देख पा रहा हूँ कि जो लास्ट के दो है ना, इनमें तो कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है, पहले दो में चेंज हो रहा है। और चेंज क्या हो रहा है, पहले यहाँ पे अपना रेक्टेंगल है, फिर ट्राइंगल, यहाँ पे ट्राइंगल और रेक्टेंगल हो गया, यानी फिर इससे अगली फिगर में मैं देख पा रहा हूँ। तो इस बार क्या हुआ है, पहली बार तो क्या हुआ, जो ये फर्स्ट टू है ये चेंज हुए हैं, ठीक है, और जो बाकी वाले सेम रहे। लेकिन जब मैं दूसरी से तीसरी फिगर में आ रहा हूँ तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि जो पहले दो हैं ये तो कांस्टेंट बने हुए हैं, इनकी पोजीशन नहीं बदली है। पोजीशन किसकी बदली है, बाद के दो की, ठीक है, समझ तो आ रहा है ना आपको, ये वाले दो हैं बाद के, ये यहाँ पे बदल गए हैं, तो फिर आगे सेम पैटर्न फॉलो होगा, पहले दो की जो पोजीशन है वो इंटरचेंज होगी इन दो की, यानी पहले अपना ट्राइंगल आएगा, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, रेक्टेंगल आएगा, फिर ट्राइंगल आएगा, ये सेम बने रहेंगे। अगली पोजीशन में ये सेम बने रहेंगे अपने, चेंज कौन सी हुई है, ये दोनों। अब अगली शेप में जो भी आएगी अपनी, वहां पे क्या होगा, ये जो बाद वाले हैं ये तो अपने क्या रहेंगे, सेम बने रहेंगे, यानी मैं कह सकता हूँ बाद में अपना इस तरीके से आएगा ये, और एक सर्कल आएगा और ये इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी ट्राइंगल पहले आ जाएगा और ये रेक्टेंगल बाद में, ट्राइंगल रेक्टेंगल इस तरीके से आएगा। ट्राइंगल से आंसर स्टार्ट होगा, ये नहीं हो सकता, ट्राइंगल रेक्टेंगल आएगा, लेकिन फिर सर्कल नहीं आएगा, सर्कल से पहले इस टाइप का आ रहा है अपना, तो ये नहीं होगा, ट्राइंगल सर्कल और फिर ये अपने इस टाइप का और फिर ये सर्कल, ये वाला हो जाएगा, ट्राइंगल और रेक्टेंगल, फिर ये वाली शेप, फिर सर्कल। अगर मैं चौथे ऑप्शन को देखूँ तो ट्राइंगल से होना चाहिए था, तो ये भी नहीं है। तो आपको पैटर्न क्या है इसमें, पहले दो की पोजीशन चेंज हुई, बाद के दो कांस्टेंट रहे, फिर पहले दो कांस्टेंट रहे, बाद के दो की पोजीशन चेंज हुई, फिर पहले दो की पोजीशन चेंज हुई, बाद के दो कांस्टेंट रहे, इसी तरीके से अपना आगे पैटर्न फॉलो होगा, ठीक है। ओके, जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 ही पजल से है। देखो आजकल ना एसएससी में पजल पूछे जाने लगे हैं, तो लोग बात करते हैं। पहले क्या होता था, अगर मुश्किल से एक पजल पूछी जाती थी तो लोग स्किप करते थे, ठीक है, लेकिन अभी स्किप करने से आपका काम चलेगा नहीं, मेंस में भी काफी सारी पजल्स देखने को मिलेंगी, अगर आप ये सब स्किप कर दोगे तो फिर बात बनेगी नहीं, ठीक है। तो पजल्स आपको बनानी पड़ेंगी, अगर आप नहीं बनाते तो थोड़े प्रैक्टिस करो, अगर आपसे पजल्स नहीं बनती हैं तो। यहाँ पे जो पजल्स है क्या है, यहाँ पे 7 लोग हैं ए से लेकर जी तक, जो बैठे हैं एक रो में नॉर्थ की तरफ फेस करते हुए। मैंने कहा कि जब एक रो में होते हैं तो किधर भी फेस करें उससे हमें मतलब ही नहीं है। आगे बोल रहे हैं ओनली 2 पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के लेफ्ट में सिर्फ 2 लोग बैठते हैं, यहाँ मैंने सी को बिठा दिया और इसके लेफ्ट में सिर्फ 2 लोग बैठेंगे, तो ये 1 और ये 2, बाकी जब लेफ्ट में नहीं बैठेंगे तो राइट में बैठेंगे, 3 लोग ये हो गए, टोटल 7 है, यानी 4 लोग अपने इधर बैठेंगे, ये 7 लोग हो चुके हैं। आगे बोल रहे हैं ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में कितने लोग हैं, अपने पास 2 लोग हैं, ठीक है, ए हो गया बी हो गया और इसके बीच में 2 लोग हैं, इस तरीके से मैंने लिख दिया है। ये जो 2 बीच में डॉट है इनका मतलब है 2 पीपल है यहाँ पे, ठीक है। आगे क्या बोला है, बी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ए है, और बी है वो ए के लेफ्ट में है, तो देखो ये जो अरेंजमेंट लिखा है इसमें ए के लेफ्ट में भी आ रहा है बी, तो ऐसे ही रहने देते हैं इसको लिखा हुआ। आगे क्या बोल रहा है, ई इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, ई है वो ए का इमीडिएट नेबर है, और टू द राइट, और जो कि क्या है राइट में है, ए का इमीडिएट नेबर है और राइट में है, मतलब ए के बाद ई यहाँ पे आएगा। और आगे क्या बोला है, ओनली 1 पर्सन सिट टू द राइट ऑफ डी, डी के राइट में केवल एक बंदा बैठता है, मतलब डी को यहाँ होना पड़ेगा तभी तो राइट में एक बंदा बैठेगा। एफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, बी के बाजू में एफ नहीं है, ठीक है, इन दोनों पोजीशन पे एफ नहीं आ सकता है, मतलब क्रॉस लगा दिया।
बोल रहा है कि हाउ मैनी पीपल सिट बिटवीन ई एंड बी, तो ई और बी के बीच में कितने लोग बैठेंगे। अरेंजमेंट को बना के देखते हैं। यहाँ पे क्या करना है, अपन को बी को बिठाना है, फिर 2 लोग होने चाहिए, फिर ए और ई, इस तरीके से आएगा। मतलब ए और ई का तो कंफर्म पता चल गया कि ये जो ऑर्डर है ये लेफ्ट से राइट ऐसे ही चलेगा, और ए ई को 2 पोजीशन चाहिए लगातार। 2 पोजीशन लगातार देखो कहाँ पे खाली है, या तो यहाँ पे खाली है या यहाँ पे खाली है। लेकिन अगर ए और ई को यहाँ पे बिठा दिया तो इसके साइड में कहाँ बिठाऊंगा फिर मैं ये 2 लोग और बी को, यानी नहीं बैठ पाएंगे। मतलब ए और ई डेफिनेटली यहीं होंगे और कहीं पोजीशन ही खाली नहीं है। ए और ई हो गए, 2 लोग बिठाने हैं, यहाँ पे कोई लोग आएगा, यहाँ पे कोई लोग आएगा, 2 लोग, और उसके बाद क्या है बी। तो ये अपना अरेंजमेंट बन गया प्रॉपर। बोला है कि बी के आजू बाजू में एफ नहीं है, बी ए रहा इसके बाजू में एफ यहाँ पे नहीं है, तो एफ को यहीं पे होना पड़ेगा। बचा हुआ बंदा कौन है, ए बी सी डी एफ, जी आ गया, जी यहाँ पे आ जाएगा। सवाल पूछा है कि हाउ मैनी पीपल सिट बिटवीन ई एंड बी। ई कहाँ पे है अपना, ई ये रहा, बी कहाँ पे है ये रहा, कितने लोग हैं इनके बीच में, 1 2 3, 3 लोग हैं। 3 सवाल का आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। पजल्स वगैरह के क्वेश्चन अगर आज तक आप स्किप करते आए हो तो आप बनाना भी सीख लो, क्योंकि आने वाले जो एसएससी के टाइम में है, सीजीएल में इस खासकर ये एक दो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा आने लगेंगे अब, ठीक है। मेंस में आपको क्वेश्चन देखने को भी मिलेंगे। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ब्लड रिलेशन का है, सारी शिफ्टों में हमने ऐसे क्वेश्चन करवाए भी हैं, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि हाउ इज के रिलेटेड टू डब्ल्यू, तो फटाफट बनाते हैं। पहले डब्ल्यू हैज क्यू आएगा, हैज कहाँ पे है मेरा, ये रहा। डब्ल्यू हैज क्यू को हम किस तरीके से पढ़ेंगे, डब्ल्यू इज द फादर ऑफ क्यू, डब्ल्यू है वो फादर आएगा, फादर, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन मैंने जो फर्स्ट क्लास थे उससे मैं बता दिया, मेल को रिप्रेजेंट करूंगा ट्राइंगल से, फीमेल को रिप्रेजेंट करूंगा सर्कल से। अगर ये हस्बैंड वाइफ है तो इनके बीच में लगाऊंगा प्लस, ठीक है। बाकी जनरेशन ट्री बना रहे हैं हम, तो ये कुछ बेसिक नोटेशन है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। मैं जो नोटेशन करता हूँ वो मैंने आपको बता दिया है। तो हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, डब्ल्यू हैज क्यू का अर्थ है डब्ल्यू इज द फादर ऑफ क्यू। डब्ल्यू है वो फादर है, फादर किसका है, क्यू का। जिनका जेंडर पता है साथ में उनके ऐसे ट्राइंगल सर्कल बनाते जाएंगे। आगे क्यू एट द रेट टी, अब क्यू एट द रेट टी कहाँ पे, तो क्यू एट द रेट टी का मतलब होगा क्यू इज द सन ऑफ टी, क्यू है वो सन होगा, सन किसका होगा, टी का। अब देखो टी का सन है और ये डब्ल्यू का भी सन है, मतलब टी है इसकी वाइफ होगी डब्ल्यू की, तभी तो इसका सन हो पाएगा। आगे बोल रहा है टी एंड वाई, तो टी एंड वाई, टी एंड वाई का अर्थ क्या होगा, टी इज द सिस्टर ऑफ वाई, टी है वो सिस्टर है, किसकी सिस्टर है, वाई की। ये दोनों क्या है, अपने बहन भाई हैं या बहन बहन हो सकते हैं, तो इनके बीच में मैं ऐसे लाइन खींच दे रहा हूँ, मतलब ये ब्रदर सिस्टर होंगे या फिर ब्रदर सिस्टर सिस्टर होंगे। आगे क्या है, वाई एट द रेट एम, वाई एट द रेट एम का मतलब होगा वाई इज द सन ऑफ एम, वाई सन है, तो ये सन हो गया, किसका सन है, एम का, तो एम ऊपर आ जाएगा। और आगे बोला है एम परसेंट के, एम परसेंट के को पढ़ेंगे, एम इज द वाइफ ऑफ के, एम है वो वाइफ हो जाएगी, किसकी वाइफ हो जाएगी, के की वाइफ। क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ इज के रिलेटेड टू डब्ल्यू, के कौन है डब्ल्यू का। देखो ये के की बेटी है और ये बेटी का हस्बैंड है, मतलब क्या हो गया, पूछा क्या है लेकिन के कौन है, अच्छा के बारे में पूछा है। तो देखो ये इस डब्ल्यू की जो वाइफ है टी, वाइफ का जो फादर होता है वो कौन होता है, फादर इन लो, ससुर जिसको हम बोलते हैं, तो फादर इन लो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। रिलेशन पूछा है हाउ इज के रिलेटेड टू डब्ल्यू, तो के बारे में पूछा है, ठीक है, वो मैंने स्टार्टिंग में उल्टा पढ़ लिया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 36 है, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं क्या क्वेश्चन है अपना 36, ठीक है। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो शेयर जरूर करें, ठीक है। देखो अभी मैंने जस्ट आपको जो कोऑर्डिनेट ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन करवाया है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, बना के देखना है। देखो मैं बता रहा हूँ ना, सिर्फ उन्होंने क्वेश्चंस को कर लो, सारे क्वेश्चंस को करने की जरूरत नहीं है, तो इसको आपको बना के देखना है, ठीक है। नहीं बनाओगे तो भी आपका नुकसान है, लेकिन आप बना के देखना, जिससे एक मैंने करवा दिया है तो जिससे आपका कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको आता है तो बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है ये है अपना एनालॉजी, नंबर एनालॉजी बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया है हमसे, बोले कि 3 से अपना 8 आया है, सिमिलरली 6 से कुछ नंबर आएगा, और वैसे ही 11 से 1000 आया है, ठीक है। 1000 को देख के और 8 को देख के मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि ये क्यूब हो सकते हैं कि नहीं। अब क्यूब किसका होता है, ये 10 का। अब 10 कैसे आएगा, यहाँ पे एक नंबर 11 है, अगर इसमें से मैं 1 माइनस कर दूं, 11 में से 1 माइनस कर दूं तो 10 आएगा, और 10 का क्यूब करूंगा तो ये नंबर आ जाएगा। यहाँ पे 3 है, 3 में से 1 माइनस करूंगा 2, 2 का क्यूब भी लिखा है यहाँ पे, यानी ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 6 है तो 6 में से 1 माइनस करना पड़ेगा और उसका क्यूब, 6 माइनस 1 5, 5 का क्यूब 125, 125 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अपना 3 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर है अपना 39। देखो ये 38 क्वेश्चन है, अब ये सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे एक एक बढ़ता हुआ गैप कुछ ऐसा आएगा, तो आप कर लेना, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैंने नहीं लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी जो हैं। जैसे इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, देखो सीरीज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं आजकल, एक टाइम था कि सीरीज से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे,
लेकिन आज एक टाइम है कि जो नंबर से रिलेटेड, चाहे तो मिसिंग सीरीज हो या फिर रॉन्ग सीरीज हो, रॉन्ग तो खैर कम आती है पर, या फिर नंबर एनालॉजी, मतलब ये है कि आपको नंबरों के ना सब कुछ नंबरों के साथ खेलना आना चाहिए। स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट सब कुछ पता होना चाहिए, और नंबर्स के साथ आप लॉजिक जितना जल्दी लगा पाओगे, ठीक है। देखो एक टाइम था जब लोग 25 में से रीजनिंग में चॉइस तो आराम से कर लेते थे, कभी कभार ये क्वेश्चन गलत होता था, नहीं 25 आउट ऑफ 25 कर लेते थे, करने वाले अभी भी करते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो फंसाते हैं। ज़्यादा गैप नहीं लग रहा है तो नॉर्मली गैप से बना के देखेंगे। यहाँ पे 5 का गैप है और यहाँ पे भी 5 का गैप है, आगे 3 का गैप है। काफ़ी लोग तो ऐसे होंगे यही बना के छोड़ देंगे कि ये क्या सीन चल रहा है, 5 5 हुआ फिर 3 3 हुआ, तो आगे बना के देखना है। 38 से 41 3 का गैप है, 41 से 46 5 का गैप है। अब लॉजिक आपको समझ आ गया क्या लॉजिक है? पहले 5 5 का गैप है 2 टाइम, फिर 3 3 का गैप है 2 टाइम, अब 5 5 का गैप होगा वापस 2 टाइम, यानी यहाँ पे 46 प्लस 5 51 आंसर आएगा। 51 है ऑप्शन नंबर अपना सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है वो है क्वेश्चन नंबर 40। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन भी काफी ऐसे कभी कभार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें लॉजिक्स नहीं लग पाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या करना है अपन को, 39 81 से 123 बनाना है। देखो यहाँ पे तो 123 आ रहा है, लेकिन अगर मैं दूसरे नंबर को देख पा रहा हूँ तो बहुत छोटा नंबर आ गया, ठीक है। सबसे पहले तो मेरे दिमाग में यही आ रहा है कि 39 81 से मैं 123 को बनाता, लेकिन जैसे ही मैंने नीचे वाले पे नजर डाली तो यहाँ पे नजर आ रहा है कि 56 32 से 8 बनाना है, यानी ये बहुत छोटा नंबर हो रहा है, यानी लॉजिक कुछ डिफरेंट लगेगा यहाँ पे। और देखो ये जो 32 है ये 64 का आधा है, और 56 और 8 64 होते हैं। ओके, लॉजिक यहाँ पे समझ आ गया। क्या लॉजिक है? देखो कोने वालों को जोड़ो, 56 को और 8 को जोड़ो और उसका आधा करो, तो कितना आ रहा है? 32 आ रहा है, ठीक है। पहले वाले में वेरीफाई कर लेते हैं, 39 प्लस 123 को जोड़ेंगे और इसका आधा करके देखेंगे। पहले जोड़ लेते हैं, 3 और 9 12, 1 कैरी आएगी, 1 और 2 3, 3 और 2 5 और 1, 152 का आधा। 152 का आधा कितना होता है? 2 7 14, 1 मिनट, सही तो क्या है ना अपन, 3 9 12, 1 कैरी आई, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 162 आएगा। 162 का आधा आएगा 81। लॉजिक यहाँ पे क्या है वो इम्पोर्टेंट है। लॉजिक है फर्स्ट और थर्ड, इनको मैंने जोड़ा और 2 से डिवाइड किया तो मिड नंबर आया, यानी सेकेंड नंबर आया। सेम लॉजिक लगा के देखना है, 1 बाई 1 चेक करेंगे। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ, अब फटाफट करेंगे, लॉजिक हमने ढूंढ लिया है, अब माइंड में कैलकुलेशन करेंगे। 61 और 53 को जोड़ूंगा तो 6 और 5 11, 110 और 3 और 1 4, 14, मतलब 4, तो 114, 114 का आधा 57, 57 मतलब ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। समझाने के लिए यहाँ पे इतनी कैलकुलेशन की जाती है, आपको एग्जाम में इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी है, वहाँ पे आपको फटाफट क्वेश्चंस को बनाना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूरा लिख के समझाना होता है तो फिर पूरा लिखना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप वीडियो की लेंथ वगैरह देखते हो ना कि इतना मिनट का वीडियो है, तो लेंथ मत देखा करो, क्योंकि देखो समझाने के साथ साथ पूरा लिखना पड़ता है, जबकि एग्जाम में आपको सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने हैं। ये वहाँ पे ऐसा नहीं है कि रिटर्न में आपको कुछ लिख के देना है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अपना 45 है, मिसिंग सीरीज से है, और मिसिंग सीरीज से मैंने कई क्वेश्चन करवाए हैं। ये जो अल्फाबेटिकल मिसिंग सीरीज होता है, 2 क्वेश्चन मैंने इसमें करवा दिए हैं, और देखो एक शिफ्ट में 3 3 4 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 3 4 अपने मिसिंग सीरीज से पूछे जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है। कोऑर्डिनेट ब्लड रिलेशन के भी 2 क्वेश्चन पूछे गए शिफ्ट के अंदर, ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है अपना 47 इस वीडियो का, ठीक है। देखो यहाँ पे 11 10 से 21 बन रहा है, तो 11 प्लस 10 21 होता है, लेकिन अगर 14 प्लस 6 करो तो 20 आता है, जबकि यहाँ पे 160 है, यानी ये कंफर्म है कि प्लस वगैरह का तो सीन नहीं है। तो देखो यहाँ पे और क्या हो सकता है, स्क्वायर वगैरह के लॉजिक हो सकते हैं क्या? अगर मैं 11 का स्क्वायर करता हूँ तो 121 आता है, और 10 का स्क्वायर करता हूँ तो 100 आता है। 121 और 100 का डिफरेंस 21, बिल्कुल लॉजिक हमें मिल गया है। सेकंड में वेरीफाई कर लेंगे, 14 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। इसको आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो? a माइनस बी और a प्लस बी से। तो 14 प्लस 6 20 और 14 माइनस 6 8, 20 × 160, यानी लॉजिक हमें मिल गया है। लॉजिक क्या है? पहले नंबर का स्क्वायर माइनस सेकेंड नंबर का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आएगा? अपना थर्ड नंबर निकल के आएगा, ठीक है। ये अपना लॉजिक है जिसको आप नोट कर सकते हो चाहो तो। 16 का स्क्वायर 256 और 9 का स्क्वायर 81, 6 माइनस 1 5, और 25 में से जब 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 17। 175 आना चाहिए, यहाँ पे 165 आ रहा है, नहीं हो सकता। सेकंड को ट्राई करते हैं, 19 का स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो 361 होता है, और 12 का स्क्वायर 144, 11 माइनस 4 7, यहीं कैरी बढ़ जाएगी, 6 में से 5 का 1 और 3 में से गया तो 217 आ रहा है, बिल्कुल 217 है। ऑप्शन नंबर सेकंड है इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो ये सिंपल क्वेश्चन है कि प्लस को माइनस लिखते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन मैंने नहीं लिए हैं, क्योंकि लेने का क्या मतलब है, ठीक है। तो और बाकी ये इम्बेडेड फिगर वाले ये सब क्वेश्चन है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था अपना, ठीक है। तो इसके अंदर हमने शिफ्ट 3 सॉल्व किए 9 नवंबर की, ठीक है। मैथ्स का सॉल्यूशन ऑलरेडी मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ। रीजनिंग के हम एक एक प्रोवाइड करवा रहे हैं एक दिन में, क्योंकि अभी टाइम की थोड़ी कमी है, इसलिए मैं एक साथ लेक्चर्स प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा हूँ, ठीक है।
आई होप कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको अच्छे लगे होंगे, वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक और शेयर जरूर करना है, इतना तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।